नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम उषा प्रेमदा की कहानी वापसी की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग एक में हमने इस कहानी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा की थी। इस भाग दो में हम इस कहानी के पात्र, संवाद, भाषा, देशकाल और उद्देश्य की चर्चा करेंगे। पात्र योजना। वापसी कहानी में गजाधर बाबू मुख्य पात्र हैं और एक गजाधर बाबू की पत्नी है। इन गजाधर बाबू के 4 संतान हैं, जिसमें से 2 बेटियां बसंती और कांति है। कांति की शादी हो चुकी है, इस कहानी में उसका जिक्र मात्र है। बसंती बड़ी कक्षा में पढ़ती है। गजाधर बाबू के 2 बेटे हैं, एक नरेंद्र और अमर। नरेंद्र जो बड़ी कक्षा में पढ़ता है और अमर जो शादीशुदा है। अमर की पत्नी है जो गजाधर बाबू की बहू है, और एक गणेशी है जो कि गजाधर बाबू का सेवक था। जब वो रेलवे क्वार्टर में रहते थे, उनकी सेवा करता था। गजाधर बाबू रेलवे के कर्मचारी हैं, जिन्होंने 35 वर्ष सेवा की है और सेवानिवृत्ति के बाद वे वापस अपने घर जा रहे हैं। उन्हें घर जाने की खुशी है, लेकिन खुशी के साथ साथ जगह छूटने का विषाद भी है। उन्हें इस बात का दुख है कि एक परिचित, स्नेह, आनंदमय, सहज संसार से नाता टूट रहा है, लेकिन साथ साथ उन्हें घर जाने की खुशी है। परिवार के साथ रहने की कल्पना करके वे खुश हो रहे हैं। गजाधर बाबू दुनिया की नज़र में सफल आदमी हैं। सफल इस अर्थ में कि इनके एक बेटे अमर और बेटी कांति की उन्होंने शादी कर दी है, जबकि 2 बच्चे नरेंद्र और बसंती बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें दुनिया एक सफल आदमी मानती है। गजाधर बाबू सपने लेकर वापस अपने घर लौटते हैं, लेकिन जब सुबह अपने घर वहाँ चाय नाश्ते का इंतज़ार करते हैं, जब चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब उन्हें गणेशी की याद आती है, जो समय पर उनको चाय नाश्ता और ला के देता था, जलेबियाँ। लेकिन वहाँ अपने ही घर में उनकी पत्नी पूजा पाठ में व्यस्त है। बसंती फीकी चाय बना कर लाती है और वो चाय नाश्ते का इंतज़ार करते हैं। गजाधर बाबू घर में नियंत्रण करना चाहते हैं, पर अंततः खुद ही समझौता करते हैं। नियंत्रण इस अर्थ में करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है वो रसोई ना करे। उनकी बेटी और बहू को वो इस रसोई का कार्य सौंपते हैं। वे घर में नौकर की छुट्टी कर देते हैं। साथ ही वे बसंती को अपनी सहेली शीला के घर जाने से भी मना करते हैं। इस प्रकार वो घर में अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, पर अंततः खुद ही समझौता करते हैं और खुद ही घर छोड़कर दोबारा नौकरी के लिए चीनी मिल में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। गजाधर बाबू, जिनकी चारपाई बैठक में लगा दी जाती है और बैठक में पड़े कुर्सियों को किनारे करके जब उनकी चारपाई लगाई जाती है, तो गजाधर बाबू को अपने ही घर में अस्थायित्व का आभास होता है। उन्हें लगता है जैसे वे अपने ही घर में मेहमान हैं और कुछ दिन के लिए आए हैं। गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति हैं और साथ ही स्नेह के आकांक्षी हैं। स्नेही व्यक्ति हैं, गणेशी से उनका स्नेह स्पष्ट दिखाई देता है। वे कहते हैं तुम्हारी बिटिया की शादी कर दो, तब उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में आप जैसे लोग ही मदद करेंगे। तो गजाधर बाबू का गणेशी से स्नेह है। वे अपनी पत्नी को याद करते हैं जब वो सेवानिवृत्ति के बाद घर जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तब उन्हें अपनी पत्नी का यह रूप समझ में नहीं आता कि वो रसोई के लिए कितनी बेताब है। वह घर को नियंत्रण में नहीं कर पा रही है। तब उन्हें अपनी ही पत्नी श्रीहीन और कुरूप लगने लगती है। उन्हें लगता है कि इसका लावण्य कहीं खो गया है। गजाधर बाबू की रोक टोक उनकी संतान को पसंद नहीं है। वे जब मना करते हैं किसी को भी, तो उनकी संतान को बुरा लगता है। उनको लगता है कि ज़िंदगी से ठगे गए। जिस ज़िंदगी की उम्मीद में वे वहाँ अपने घर आए, वहाँ उनको वो लाभ नहीं मिला। ताउम्र वे घर वालों के लिए धनोपार्जन के साधन मात्र बन के रह गए। गजाधर बाबू को अपने क्वार्टर की ज़िंदगी याद आती है। क्वार्टर जो बड़ा सा था, यहाँ उनको एक ही कमरे में बैठक में किस प्रकार समझौता करना पड़ रहा है। वे मन ही मन भार ढोने लगे।
उनको लगा कि मैं किसी को नहीं टोकूंगा, किसी को दखल नहीं दूंगा, और उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनकी चुगलियां करते हैं, उनको बूढ़ा कहते हैं कि वो दखल अंदाजी ना करे। गजेंद्र बाबू को लगता है कि संतान के लिए वे धन उपार्जन के साधन मात्र ही थे, और इस बात से उनको दुख होता है और वे चीनी मिल में नौकरी के लिए चले जाते हैं, और इस प्रकार उनकी वापसी होती है। इस कहानी में एक पात्र गणेशी है जो गजेंद्र बाबू का सेवक है, उनकी सेवा करता है। वह गर्व, दुख और लज्जा का सहभाव उसमें है। गर्व इस बात का कि उसने उनकी सेवा में, गजेंद्र बाबू की सेवा में वो लड्डू ला के देता है उनको, और लड्डू जो उसकी पत्नी ने बनाए हैं वो लाते हैं, उसमें इस बात का गर्व है। साथ ही उनके, गजेंद्र बाबू के वहाँ से जाने का दुख भी है। वह गजेंद्र बाबू की सेवा करता है, उनके लड्डू लेके आता है और उनके जाने से दुखी है। इस कहानी में गजेंद्र बाबू की पत्नी है। इसके दो स्वरूप सामने आते हैं, एक गजेंद्र बाबू की स्मृतियों में और एक वास्तविकता में। गजेंद्र बाबू की स्मृति में वह पति का ख्याल रखती थी, गर्मी की दोपहर में भी आग जलाए रखती थी, गर्म रोटियां सेक कर खिलाती थी, और खाना खा चुकने के बाद भी परोस देती थी, और जैसे ही वह आते तो रसोई की चौखट पर खड़ी हो जाती। ऐसा गजेंद्र बाबू को याद आता है। जब वो सेवानिवृत्ति वाले दिन, उसके बाद वो अपनी पत्नी को याद करते हैं तो उनकी पत्नी इस रूप में उनको याद आती है कि उनका ख्याल रखती थी, उनके लिए दोपहर में भी आग जलाई रखती थी, रोटियां गर्म सेक के खिलाती थी, और खा चुकने के बाद दोबारा परोस देती थी। लेकिन जब गजेंद्र बाबू अपने घर पहुंचते हैं सेवानिवृत्ति के बाद, तब इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक परिवर्तन दिखाई देता उनको उनकी पत्नी में। गजेंद्र बाबू की पत्नी पूजा अर्चना में व्यस्त है। गजेंद्र बाबू चाय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो पूजा अर्चना में व्यस्त है। वह गृहस्थी में रमी हुई है, और इस अर्थ में रमी हुई है कि उसे उस बात से कोई मतलब नहीं उनको पति की को क्या चाहिए क्या नहीं। वह रसोई खुद बनाती है, उसको अपने बहू और बेटी की बनाई रसोई पसंद नहीं आती। संतान उनका कहना नहीं मानती। वह अपने पति गजेंद्र बाबू से कहती भी है कि मैं बेटी को मना करती हूँ, टोकती हूँ, लेकिन मेरी मानती ही नहीं है, और पड़ोस की सहेली शीला के घर चली जाती है। गजेंद्र बाबू की पत्नी का कोई हाथ नहीं बटाता काम में। वह कहती है इस बात को कि इस घर में कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई धर्म कर्म भी नहीं है इस घर में। वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। गजेंद्र बाबू ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी पत्नी, जो किसी समय लावण्यमय युवती थी, वो जीवन की राह में खो गई है। वह अपने पति को उलाहना देती है कि न कभी मन का ओढ़ा न पहना। ये गजेंद्र बाबू को बच्चों की शिकायत करती है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। जब उनके बच्चे गजेंद्र बाबू की आलोचना करते हैं तो वह गजेंद्र बाबू को रोक टोक करने से मना भी करती है, और अंत में जब गजेंद्र बाबू चीनी मिल में नौकरी करने जाते हैं दोबारा, तो वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि जब मेरे साथ चलोगी, तब वो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाती, अगर मैं जाऊंगी तो घर में सयानी लड़की है, इसका क्या होगा, घर का क्या होगा। जबकि वास्तविकता ये है कि वह जाना खुद चाहती ही नहीं, वह उसी गृहस्थी में रमी हुई औरत है। बसंती, जो गजेंद्र बाबू की बेटी है, वह बड़ी क्लास में पढ़ती है, लेकिन खाना और चाय बनाना उसे नहीं आता। वह खाना ऐसा बनाती है, बेमन से खाना बनाती है कि जिसको खा ही नहीं सकता। हालांकि नरेंद्र बिना खाए उठ जाता है, जबकि गजेंद्र बाबू वैसा खाना ही खा लेते हैं। वह चाय बनाती है तो फीकी बनाती है। उसे अपनी सहेली के घर जाना पसंद है, और पिता द्वारा उसको टोकना नापसंद है। जब पिता उसको मना करते हैं तो वह छुप के जाती है और खाना भी नहीं खाती। और जब पिता दोबारा नौकरी के लिए चले जाते हैं, वापसी हो जाती है जब उनकी, तो वह बड़ी प्रसन्न होती है, और जब उसकी भाभी और भाई सिनेमा देखने जाते हैं तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। बसंती के बाद इस कहानी में नरेंद्र नाम का व्यक्ति भी है, जो गजेंद्र बाबू का बेटा है। उसे पिता की दखल पसंद नहीं है, और वह न ही घर के काम करना चाहता है। वह कहता है कि पिताजी ने नौकर की छुट्टी कर दी, कहीं वो ये सोचे कि मैं जाकर आटा पिसा के लाऊंगा, तो मुझसे ऐसा नहीं होगा। जब
बसंती ढंग से खाना नहीं बनाती तो वह खाना नहीं बनाने पर बहन बसंती पर गुस्सा होता है, कहता है तुम्हें किसने कहा था खाना बनाने के लिए? तो वो कहते हैं पिताजी ने कहा था। तो उसे लगता है पिताजी भी क्या कहते रहते हैं। और जब उसके पिता जाते हैं तो जल्दी से रिक्शा लाता है, सामान रखता है। उसे लगता है पिताजी बोझ है जो चले जाएँ तो जल्दी से रिक्शा ला के उनका सामान बांध देता है ताकि वो वहाँ से विदा हो जाए। ये भी आधुनिक पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र हैं जिसको पिता की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें अपनी मुक्ति चाहिए। अमर जो गजाधर बाबू का बड़ा लड़का है, विवाहित है, पिता के आने से पहले घर के मालिक की तरह रहता था। उसके दोस्तों का बैठक में जमावड़ा लगा रहता था। पिता की दखल उसे पसंद नहीं है और जब पिता दखल करते हैं तो वह अलग होना चाहता है। पिता की पीठ पीछे उनकी बुराई करता है और जब पिता जाने वाले होते हैं तो उनके जाने पर वह प्रसन्न है, सिनेमा जाने की तैयारी करता है। इस प्रकार यह भी आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि पात्र है जिसको अपनी खुशी के सामने किसी की खुशी का कोई महत्व नहीं है। अमर की पत्नी है जो गजेंद्र बाबू की पुत्रवधू है। वह नौकर की छुट्टी करने से नाराज़ है। जब गजेंद्र बाबू नौकर की छुट्टी कर देते हैं तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वह ससुर की रोक टोक से यह भी अप्रसन्न है, ससुर के बैठक में रहने से अप्रसन्न है। उसको लगता है कि मेरे पीहर से आई हुई कुर्सियाँ जो है उनको साइड कर दिया गया है। वह खाना बनाने में लापरवाह है। जब उसकी सास कहती है कि एक समय के खाने में पूरा घी उड़ेल दिया और रसोई खुली छोड़ दी जिससे बिल्ली दाल बिखेर देती है, इस प्रकार लापरवाह है वो। इस प्रकार इस कहानी की पात्र योजना में जो पात्र हैं वो कथा के अनुकूल हैं, कथा विकास में सहायक हैं और अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र हैं। जहाँ एक तरफ गजेंद्र बाबू अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं तो बसंती, नरेंद्र, अमर आदि अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र हैं। इन पात्रों की सृष्टि मनोवैज्ञानिक धरातल पर की गई है और गजेंद्र बाबू के विश्लेषण किया गया है। गजेंद्र बाबू के चरित्र का मनोवैज्ञानिक आधार। जहाँ तक संवाद का प्रश्न है, गजेंद्र बाबू कहते हैं जब वो सेवानिवृत्ति के बाद वापस अपने घर जाने लगते हैं तो विदाई के समय गजेंद्र बाबू पूछते हैं गणेशी से, ये डिब्बा कैसा है गणेशी? तो गणेशी कहता है घर वाले ने साथ में कुछ लड्डू रख दिए हैं, अब हम कहाँ आपकी खातिर कर पाएंगे, कभी कभी हम लोगों को खबर लेते रहिएगा। गजेंद्र बाबू कहते हैं कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी कहता है अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा। इस प्रकार ये संवाद चरित्र उद्घाटक है। इसमें गणेशी का आत्मीय व्यक्तित्व सामने आता है, सेवाभावी व्यक्तित्व सामने आता है। वहीं गजेंद्र बाबू का भी स्नेहिल व्यक्तित्व सामने आता है जो गणेशी के प्रति हैं। इसी प्रकार गजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी का संवाद है। पत्नी कहती है अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए। ये कहानी की शुरुआत में है जब वो पुनः अपने घर लौटते हैं गजेंद्र बाबू और वो चाय के लिए बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तब पत्नी उनसे पूछती है अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए। गजेंद्र बाबू कहते हैं अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। यहाँ शुरुआत है, गजेंद्र बाबू उनके बच्चों के मन को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उनसे कन्नी काट रहे हैं, जबकि गजेंद्र बाबू को लगता है कि बच्चे ही तो हैं। पत्नी और कहती है कि सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। गजेंद्र बाबू कहते हैं बहू क्या करती है। पत्नी कहते पड़ी रहती है, बसंती को तो कहेगी कॉलेज जाना होता है। यहाँ पर भी उनका चरित्रोद्घाटक स्वरूप सामने आता है। पत्नी को पता है कि घर में कोई उसकी मदद नहीं करता, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, वह रसोई में व्यस्त रहती है। और जब बेटी को कहती है तो वह कहती है मुझे कॉलेज जाना है। नरेंद्र और बसंती जो भाई बहन हैं उनके संवाद के माध्यम से भी लेखिका ने उनके चरित्र को स्पष्ट किया है। नरेंद्र कहता है मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती कहते तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है। नरेंद्र कहते तुमसे खाना बनाने किसने कहा। बसंती कहते बाबूजी ने। नरेंद्र कहते बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। यहाँ नरेंद्र का वो स्वभाव सामने आता है जिसकी नज़र में पिता की कोई अहमियत नहीं है, उद्दंडी स्वभाव सामने आता है उसका।
नरेंद्र, बसंती, अमर और उनकी माँ गजाधर बाबू की पीठ पीछे उनकी बुराई करती है। जब गजाधर बाबू किसी कमरे में बैठे हैं और उन्होंने उस कमरे की बत्ती बंद कर रखी है, सब सोचते हैं वो टहलने चले गए, जब वो उनकी बुराई कर रहे होते हैं। इन संवादों के माध्यम से इस पूरी कहानी का सार स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वे उनके सामने अलग रूप से पेश आते हैं, उनके पीछे किस प्रकार उनको गजाधर बाबू की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, रोक टोक पसंद नहीं है, और वे सभी चाहते हैं कि ये यहाँ क्यों आ गए, चले क्यों नहीं जाते। नरेंद्र कहता है, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख कर आटा पिसाने जाऊँगा तो मुझसे यह नहीं होगा। बसंती कहती मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊँ, यह मेरे बस की बात नहीं। अमर कहता है बूढ़े आदमी चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं। माँ कहती है और कुछ नहीं तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। तो इस प्रकार ये चारों पात्र, खासतौर पर नरेंद्र, बसंती और अमर, ये तीन पात्र अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्र हैं। इनको अपने पिता की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। अमर तो यहाँ तक कहता है अपने पिता को कि बूढ़े हैं चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते। वहीं नरेंद्र जो काम नहीं करना चाहता, बसंती काम नहीं करना चाहती, और माँ जो रसोई अपने हाथ में रखना चाहती है, उसे लगता है कि बहू को भी चौके भेज दिया और उसने सारा घी एक ही दिन में लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य इन संवादों के माध्यम से भी जहाँ एक तरफ कथा को गति मिलती है, वहीं कथा का मूल स्वरूप सामने आता है, पात्रों का चरित्र उद्घाटित होता है। इस प्रकार इस कहानी में संवाद संक्षिप्त है, सहज है, सरल है, पात्रों के अनुकूल है और कथा विकास में सहायक संवाद है। रोचक संवादों की रचना इन्होंने की है, मनोविश्लेषण परक संवाद है। साथ ही इन्होंने इस कहानी में संवादों में नाटकीयता भी दिखाई देती है। इस कहानी की भाषा पात्रानुकूल है, जैसे पात्र हैं उन्हीं के अनुकूल इस कहानी की भाषा है। गणेशी की भाषा गजाधर बाबू की भाषा से अलग है, वहीं अमर और नरेंद्र की भाषा भी गजाधर बाबू से अलग रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। सामान्य बोलचाल की और दैनिक प्रयोग की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उषा प्रेमदा की इस कहानी की भाषा सहज है, सरल है, सजीव है, कहीं भी भाषा बोझिल नहीं हो पाई, भाषा परिपक्व है, पाठकों की आसानी से समझ में आने वाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। देश काल वातावरण के अंतर्गत इस कहानी में विघटित होते संयुक्त परिवार की कथा है। विघटित होता हुआ संयुक्त परिवार, आजकल कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से नहीं रहना चाहता, एकल परिवारों की व्यवस्था हो गई है। अमर अपने पिता से अलग होना चाहता है, केवल इसलिए कि उसने अपने पिता की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वह कहता है बूढ़े हो गए चुपचाप पड़े रहें। रेलवे से सेवानिवृत्त व्यक्ति की कथा है। वह व्यक्ति गजाधर बाबू बड़ी उम्मीदों के साथ अपने घर जाते हैं। उन्हें लगता है सारी उम्र उन्होंने सेवा की है, अब परिवार उनकी सेवा करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान का चित्रण किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान जहाँ रिश्ते नाते सब धनोपार्जन तक सीमित है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उनके काम में कोई दूसरा दखल दे। बुजुर्गों को सभी पुरानी पीढ़ी का और पुरानी सोच का व्यक्ति मानते हैं। आधुनिकता का तात्पर्य केवल और केवल स्वच्छंदता में विलीन हो गया है। सभी सोचते हैं कि मन से करो, मन से पहनो, वही आधुनिकता है। धनोपार्जन से ही सम्मान दिखाई देता है और खुशी के लिए नई नौकरी पर वापसी। गजाधर बाबू अपनी खुशी के लिए नई नौकरी पर वापस जाते हैं। उनको लगता है इस घर में रहकर वे परेशान हो जाएंगे। उन्हें अस्थायित्व का बोध होता है। उन्हें लगता है कि धनोपार्जन तक सीमित थे। उन्हें लगता है कि वे ज़िंदगी से ठगे गए, वे अपनी ज़िंदगी का मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह नई नौकरी करते हैं, नई नौकरी पर वापस जाते हैं। इस प्रकार उनकी वापसी होती है। जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, वापसी कहानी के माध्यम से उषा प्रेमदा ने विघटित संयुक्त परिवार की व्यथा कथा का चित्रण किया है कि किस प्रकार परिवार टूटन की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीढ़ीगत सोच और संघर्ष का चित्रण किया गया है। किस प्रकार पीढ़ियों के सोच में परिवर्तन आया है, हर पीढ़ियों में आपस में संघर्ष हो रहा है, उनमें टकराव हो रहा है। नई पीढ़ी का व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति को पुरानी सोच और दकियानुसी
व्यक्तित्व के का मानने लगता है, उनको उनका टोकना पसंद नहीं है, उनकी रोक टोक नापसंद है। नवीन पीढ़ी की हृदयहीनता का चित्रण किया गया है कि नवीन पीढ़ी कितनी हृदयहीन होती गई, उनमें रिश्तों की का लगाव खत्म हो गया है, उनके लिए पिता एक वस्तु मात्र तक सीमित हो गए हैं। अकेलेपन को विवश पात्रों का चित्रण किया गया है, किस प्रकार घर में सबके बीच होते हुए भी गदाधर बाबू अकेलेपन के लिए विवश हैं और वह नई पीढ़ी से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य कहीं न कहीं विघटित संयुक्त परिवार के साथ रिश्तों में आई बिखराव, टूटन, पीढ़ीगत सोच और संघर्ष का चित्रण करना है। इस प्रकार यह कहानी संवेदना, भाषा, पात्र, शिल्प आदि सभी दृष्टियों से एक उत्तम कहानी सिद्ध होती है। धन्यवाद।